हेलो बच्चों, मैं विशाल सर रेलवे शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। चलिए कक्षा 9 के विज्ञान के टॉपिकों में हम और आगे बढ़ते हैं। तो कक्षा साइंस में वेव क्या है, तरंग क्या है, हम इसी बात पर चर्चा कर रहे थे। उसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। तो इससे पहले हमने आपको बताया था कि तरंगों के विषय में मैंने बताया था कि तरंग दो प्रकार के, जिनमें से आप लोगों को पहला बताया गया था अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग क्या होती हैं, इनके विषय में आप लोग अच्छी तरीके से परिचित हो गए हैं। आज का हमारा अगला टॉपिक है अनुदैर्ध्य तरंग। चलिए देखते हैं अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है। देखिए, अनुदैर्ध्य तरंग के विषय में अगर हम बात करें तो इससे पहले एक मिनट हम जरा समझते हैं फिर से अनुप्रस्थ तरंग को। मैंने बताया था कि तरंगों के चलने के आधार पे, उनके कंपनों के दिशाओं के आधार पे, चलन के आधार, दिशाओं के आधार पे जो हमारे तरंग होते हैं दो प्रकार के होते हैं, जिनमें से पहला आप लोगों को बताया गया है अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग क्या बताया गया है, आप लोगों को इसमें परिभाषा बताई गई है कि अगर कोई माध्यम में उपस्थित कोई कण, अगर किसी माध्यम में उपस्थित कोई कण कंपित हो रहा है और इस कंपन के कारण उत्पन्न त्वरण कंपन के अभिलंबों डायरेक्शन में चल रहा है, तो इस परिस्थिति में वहां जो तरंगें उत्पन्न होती हैं उस तरंगों को हम लोग क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंगें कहते हैं। देखिए, अनुप्रस्थ तरंगें जो होती है केवल और केवल ठोस मीडियमों में ही उत्पन्न की जा सकती हैं, क्योंकि इनमें गैस में तो बिल्कुल नहीं उत्पन्न हो सकती हैं जो हमारी अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। ठीक है, तो अनुदैर्ध्य तरंगें जो होती हैं ये केवल और केवल ठोस माध्यमों में ही उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि इनके जो कण होते हैं दृढ़ता से कंपित होने की क्षमता रखते हैं, सक्षम होते हैं। बस समझ में। तो अनुप्रस्थ तरंगें क्या होती हैं, वे तरंगें जिनके कणों के कंपन की दिशाएं तरंग संचरण के अभिलंबों डायरेक्शन में होती हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। बात समझ में आई। बात करें अगर हम अनुदैर्ध्य तरंग की, तो देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है। वे तरंगे जो माध्यम में उपस्थित कणों की कंपन की अनुदिश संचरित होते हैं, अनुदिश संचरित होते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगें, ठीक है, वे तरंगें जो माध्यम में उपस्थित कणों के कंपन के अनुदिश संचरित होती हैं। कहने का ये मतलब है, एज एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए माध्यम का ये कोई कण है और अगर ये कण अगर ऐसे ऐसे कंपित हो रहा है, इधर से इधर डायरेक्शन में कंपित हो रहा है, तो जो इसके कारण तरंग उत्पन्न हो रही है, तरंग भी इसी कंपन के अकॉर्डिंग वाले डायरेक्शन में ही चल रही है। तो ऐसे परिस्थिति में जो तरंगें उत्पन्न होती हैं इन्हें हम लोग कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंगें। अनुदैर्ध्य तरंगें क्या होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगें वे तरंगें होती हैं जिनके कंपन के कणों की दिशा में तरंग चलती है। मतलब जिस दिशा में हमारा कण कंपित होता है उसी दिशा में हमारी तरंगें चलती हैं। बस समझ आई। ठीक है, तो अनुदैर्ध्य तरंगें क्या होती हैं, वे तरंगें जो माध्यम में उपस्थित कणों के कंपन के अनुदिश संचरित होते हैं। संचरित होने का मतलब चलना। तो जब भी कोई माध्यम में उपस्थित कोई भी कण कंपित हो रहा है और उसके कारण उत्पन्न तरंग कंपन की ही दिशा में चल रहा है, तो वहां जो तरंगें उत्पन्न होती हैं उन्हें हम लोग कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंगें। बात समझ में आई। तो इसका एक उदाहरण देखते हैं हम लोग। जैसे अनुदैर्ध्य तरंगों की जो परिभाषा सुनी आपने कि वे तरंगें जो माध्यम में उपस्थित कणों के कंपित होने की दिशा में चलती हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। अब जरा इस अनुदैर्ध्य तरंग का एक सीधा सा एग्जांपल देखते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में मान लीजिए कि आपने ले लिया है एक स्प्रिंग,
और स्प्रिंग को आपने इस दीवार से जो है एक सतह से दृढ़ता पूर्वक बांध रखा है। ठीक, ये हो गया आपका स्प्रिंग। अब स्प्रिंग को आप खींच दीजिए। ठीक, स्प्रिंग को जब आप खींचोगे तो इसकी स्थिति में कुछ इस प्रकार का परिवर्तन आप देखने को पाएंगे। जब आप अपने स्प्रिंग को खींच देंगे तो खींचने के बाद उसमें होने वाले परिवर्तन को आप इस रूप में देख पाएंगे। अब यहाँ पे दो स्थितियां बनती हैं, जिन स्थितियों को हम लोग कहते हैं संपीड़न अथवा विरलन अब जरा देखिए संपीड़न की क्या स्थिति होती है और विरलन की स्थिति क्या होती है, जरा समझिएगा। देखिए, जब स्प्रिंग को आप इस प्रकार से खींचेंगे तो स्प्रिंग की संरचना में प्रत्यास्थता के कारण ये अवस्था देखने को मिलेगी। अब इस अवस्था में जब आप इसे खींच करके छोड़ देंगे तो पुनः स्प्रिंग की अवस्था में कुछ इस रूप में आप परिवर्तन देखने को पाएंगे। देखिए, कुछ स्थानों पर हमारे स्प्रिंग के बीच का ये जो घुमावदार आकृति है, यहाँ पे कुछ स्थानों पे आप देखेंगे सघनता और कुछ स्थानों पर इनमें विरलता पाएंगे। स्प्रिंग को खींच करके छोड़ने के बाद जो स्प्रिंग के जितने भी मॉलिक्यूल हैं सब ऐसे ऐसे डायरेक्शन में कंपित होते हैं, और अब यहाँ जब कंपित होने के कारण तरंग उत्पन्न होती है तो वो तरंग कहलाती है अनुदैर्ध्य। अब यहाँ अनुदैर्ध्य तरंग में हमें यही समझना है कि संपीड़न क्या होता है, विरलन क्या होता है। जैसे कि आप लोगों को बताया गया है कि जो अनुप्रस्थ तरंग होता है, अनुप्रस्थ तरंग जहां भी उत्पन्न होती है वो दो दशाओं के साथ उत्पन्न होती है, जिन्हें एक को श्रृंग कहा जाता है और दूसरे को गर्त कहा जाता है। उसी प्रकार से जब भी कहीं अनुदैर्ध्य तरंगें उत्पन्न होती हैं तो वहां संपीड़न और विरलन की अवस्था आती है। अब संपीड़न और विरलन की अवस्था का अर्थ क्या है? देखिए, किसी भी पदार्थ में किसी भी, अच्छा हाँ एक बात और, कि जो अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं ये तरंगें ठोस, द्रव, गैस तीनों ही परिस्थितियों वाले पदार्थों में ये तरंगें उत्पन्न हो सकती हैं, जबकि अनुप्रस्थ तरंगें जो होती हैं केवल और केवल ठोस में उत्पन्न हो सकती है। बात समझ में आई? तो जब आप स्प्रिंग को खींच करके छोड़ोगे तो एक्चुअली में खींचने पर स्प्रिंगों के बीच की जो दूरी होती है, जैसे एक घुमाव ये स्प्रिंग का हो गया, इसके दूसरे घुमाव के बीच की जो दूरी है ये बढ़ जाती है। बात समझ में? तो ये अवस्था एक्चुअली विरलन कहलाती है। और यही जब ये घुमावदार जो छल्ले बने होते हैं स्प्रिंग के, जब ये छल्लों के बीच की दूरी जो है कम रहती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, संपीड़न कहते हैं। बात समझ में? तो यहाँ एक्चुअली में जो तरंगें उत्पन्न होंगी इन तरंगों को हम लोग क्या कहेंगे, अनुदैर्ध्य तरंगें कहेंगे। ठीक है। अच्छा, अब यही अनुदैर्ध्य तरंगों से ही, जैसे आप लोगों ने श्रृंग और श्रृंग से श्रृंग के बीच की दूरी को तरंगदैर्ध्य कहा था, गर्त से गर्त के बीच की दूरी को तरंगदैर्ध्य कहा था, उसी प्रकार से अनुदैर्ध्य तरंग में भी तरंगदैर्ध्य होता है। देखिए कैसे, एक उदाहरण के रूप में जरा समझेंगे। देखिए, मान लीजिए जैसे ये कोई लोहे का, जैसे आप लोगों ने चिमटा देखा होगा, है ना, चिमटा, उसी का ये मान लीजिए एक स्रोत है, वही चिमटा ही है एक्चुअली। मान लीजिए आप लोग ऐसे, ये लोहे का बना हुआ है, इसे दोनों को एक बार ऐसे हाथ पे पटक दो। हाथ पे पटकने के बाद आप देखोगे कि ऐसे ऐसे काफ़ी देर तक इनकी जो तिलियां हैं, जो पत्तियां हैं, पत्तियां आपस में ऐसे टकराती रहेंगी, ऐसे पास पास होती रहेंगी। अगर खूब जोर से आप पटक दिए हैं तो ये क्या करेगा, ऐसे बीच में जो ये तिलियां हैं, ये तिलियां आपस में से टकराती रहेंगी। अब टक्कर के कारण यहाँ जो तरंगें उत्पन्न होंगी, ये अनुदैर्ध्य तरंगें उत्पन्न होंगी। अब यहाँ जरा देखिए, तो इसमें कुछ दशाओं में इसकी जो पत्तियां होती हैं काफ़ी पास पास होती हैं, और कुछ दशाओं में यही पत्तियां काफ़ी दूर दूर होती हैं। फिर ये पत्तियां पास पास आती हैं, फिर ये पत्तियां क्या होती हैं, दूर दूर चली जाती हैं, फिर पास आएंगी। तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ जहां भी ये पास पास आ रही है, यहाँ जो घटना घटी, यहाँ की स्थिति को हम लोग कहेंगे संपीड़न। क्या कहेंगे, संपीड़न। और यहाँ जहां पत्तियां दूर दूर होती हैं इसको हम लोग कहते हैं विरलन। क्या कहते हैं, विरलन। ठीक है। तो संपीड़न एक अवस्था यहाँ दे रहा है, दूसरा संपीड़न का अवस्था यहाँ है, और एक विरलन की अवस्था यहाँ है, दूसरे विरलन की अवस्था यहाँ है। तो विरलन से विरलन के बीच की दूरी, संपीड़न से संपीड़न के बीच की दूरी जो होती है, इसी दूरी को हम लोग अनुदैर्ध्य तरंग का तरंगदैर्ध्य कहते हैं। बस समझ में?
नहीं मैम, वो वहीं रखा है आपके पास ही हमारे पास जी। के बीच की जो दूरियां होती हैं इन्हें हम लोग अनुदैर्ध्य तरंग की तरंगदैर्ध्य कहते हैं। बात समझ रहे हैं? तो ये था हमारा अनुदैर्ध्य तरंग, सॉरी अनुदैर्ध्य तरंग। अभी हम देखते हैं थोड़ा सा अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य तरंगों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। हमारा अगला टॉपिक है तरंगों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तरंगों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। इसमें पहली परिभाषा हमें समझनी है आयाम की। किसकी? आयाम की। ठीक है, इसे हम लोग स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, कोई भी तरंग अगर उत्पन्न हो रहा है तो बिना कंपन के उत्पन्न होगा, और कोई भी कण जो कंपन करता है वो अपनी साम्यावस्था से अपनी दोनों ओर जितना अधिक से अधिक विस्थापित हो सकता है, उसी अधिकतम विस्थापन को ही हम लोग उस कण का आयाम कह देते हैं। बस समझ में? एक उदाहरण जरा समझोगे कि आयाम क्या होता है। जैसे मान लिया ये एक लोहे की रॉड है, छड़ है, ठीक है। इस लोहे की रॉड को आप एक बार, ये इसी प्रकार में है रॉड की छड़ आपकी, मान लीजिए किसी दृढ़ दीवार से संबंधित है, इसे एक बार आप यहाँ इसे खींच करके छोड़ दो तो ये अधिकतम विस्थापन जहाँ तक आप खींचोगे वहाँ तक आएगा, और खींच करके छोड़ने के बाद वो उतना ही विपरीत डायरेक्शन में जाएगा ना, तो ये अपनी साम्य अवस्था से यानी यहाँ से यहाँ तक ये अब ये कंपन की अवस्था हो गई, ये बार बार वैसे से इधर उधर मूव करेगा। बस समझ में? इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर, इधर से इधर, इसी प्रकार से ये मूव करेगा। तो ये अपनी साम्य अवस्था से जितना अधिक से अधिक विस्थापन तय कर पाएगा, उसी अधिक से अधिक विस्थापन को हम लोग क्या कहेंगे? आयाम कहते हैं। बात समझ रहे हैं? तो तरंगों का आयाम क्या होता है? इसकी परिभाषा ये होती है कि किसी माध्यम में तरंग के संचरित होने पर माध्यम का कंपन करता हुआ कोई भी कण अपनी साम्य अवस्था से दोनों ओर जितना अधिक से अधिक विस्थापन तय कर पाता है, उसी विस्थापन को, अधिकतम विस्थापन को हम लोग क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। बस समझ में? आयाम को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। बस समझ में? ठीक है, अगला हेडिंग देखेंगे। आवर्तकाल। देखिए, आवर्तकाल किसे कहते हैं? कंपन करता हुआ कोई कण एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है, उसी समय अंतराल को हम लोग उस कण का आवर्तकाल कहते हैं। बात समझ में? यानी कि कोई भी माध्यम में अगर तरंग संचरित होती है तो माध्यम का कोई भी कण अपना एक कंपन पूरा करने में, एक चक्र कंप्लीट करने में जितना समय लेता है, उसे हम लोग आवर्तकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। इसे कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है। अब जरा बात को समझिएगा कि कैसे वो कंपन करने वाली दशा क्या बताई जाए। देखिए, लैंग्वेज ये लिखा गया है कि किसी माध्यम में, मतलब कोई भी मीडियम में, किसी माध्यम में कोई कण अगर कंपन कर रहा है तो वो अपना एक कंपन, एक चक्र पूरा करने में जितना समय लेता है, उसी समय अंतराल को हम लोग उसका आवर्तकाल कहते हैं। बस समझे? देखिए, अब जैसे अनुप्रस्थ तरंग के लिए जरा समझिएगा, ये हमारी वाई अक्ष हो गई, ये एक्स अक्ष हो गई। अनुप्रस्थ तरंगे इसी रूप में चलती है। ठीक, जो अनुप्रस्थ तरंगे होती है इसी कंडीशन में चलती है। अब जरा देखिए, ये इनका अधिकतम विस्थापन हो गया, ये इनका ये मूल बिंदु हो गया, ये दोनों ओर का अधिकतम विस्थापन हो गया। ये जितना अधिक मतलब कंपित होने की क्षमता इनकी यहीं से यहीं तक की है, इससे ऊपर और इससे नीचे कंपित नहीं हो पाएंगे। तो जितना अधिकतम विस्थापन जो होता है उसी के तो हम लोग क्या आयाम कहते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक दोनों ओर ही अधिकतम विस्थापित हो सकती हैं, इससे अधिक विस्थापित नहीं हो सकती। इसी विस्थापन को ही, इसी अधिकतम विस्थापन को हम लोग आयाम कहते हैं। अब देखिए, यहाँ से सपोज दैट कंपित करता हुआ ये कण गया, यहाँ जब पहुंचेगा तो उस कण का आधा कंपन कंप्लीट हुआ,
और फिर यहाँ से चल करके जब यहाँ पहुँचता है तब उस कण का एक कंपन कंप्लीट होता है, और एक कंपन को कंप्लीट करने में जितना समय लगाता है उसी समय को हम लोग उस कण का आवर्तकाल कहते हैं, इसे स्मॉल टी से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आए बच्चों? तो आज के लिए बस इतना ही, शेष कल पढ़ते हैं। इन टॉपिकों को आप अच्छी तरीके से पढ़िएगा। जो चीज़ें नहीं समझ में आए आप कमेंट के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं, हम उसे अगले वीडियो में बताने समझाने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।